संगीत सरिता। मित्रों नमस्कार। आज विविध भारती के खजाने से हम लाए हैं एक ऐसा हीरा जिसके नाम से देश का नाम रोशन हुआ है। विविध भारती प्रसारण सेवा से संगीत सरिता के विशेष कार्यक्रम में वर्ष 1983 में ये भेंटवार्ता श्रोताओं ने सुनी थी। उस समय 2 भागों में पहली बार प्रसारित की गई थी ये भेंटवार्ता, क्योंकि संगीत सरिता उस समय 10 मिनट का हुआ करता था। आपकी उत्सुकता बढ़ रही है ना? तो आइए सुनते हैं किराना घराने के सर्वश्रेष्ठ गायक पंडित भीमसेन जोशी से राम सिंह पवार की बातचीत। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। पंडित जी, आज हम आपसे कुछ बातचीत करना चाहेंगे। जरूर। बचपन में संगीत के प्रति आपको रुचि किस प्रकार हुई? देखिए, मैं कोई 8-10 साल का होगा जी। बचपन में मेरी माँ भगवान के सामने बैठ के जी ये कन्नड़ पुरंदरदासन भजन गाया करती थी जी। और उसी वक्त मेरे यानी गुरु के गुरु जी खान साहब अब्दुल करीम खां, उनकी पहली रिकॉर्ड निकली थी। अच्छा। ये बसंत का भगवा ब्रज देखन को चिलुरी। अच्छा। और पिया बिन नहीं आवत चिल। वो आपने अपने घर में सुनी? नहीं जी। अच्छा। दिल में ऐसा इच्छा पैदा हो गई कि गाना ऐसा आना चाहिए, ऐसा सीखना चाहिए। और तभी से आपने ये निश्चय कर लिया कि संगीत का अभ्यास किया जाए? जी। तो जब आपने संगीत अभ्यास शुरू किया, उस समय भारतीय संगीत का कैसा माहौल था, अथवा आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखिए, हमारा जो उस वक्त का जो जमाना था ना, एक तो ब्रिटिशों का जमाना था जी, और कम लोग शौकीन थे, ऐसे कार्यक्रम भी बहुत सीमित था। हाँ जी। और मैं विचार किया कि ऐसे रहने के बाद यहाँ मुझको कुछ नहीं मिल सकता है। अच्छा। तो मैंने नाम सुना था ग्वालियर का जी, इंदौर का जी, जलंधर का, दिल्ली जी। तो मैं किसी को बतलाए बिना मैं घर से भाग निकला। ओहो। और ऐसा तो समझिए कि बस 1-2 साल तक एक भिखारी जैसा होता है ऐसा घूमता रहा, और घूमते घूमते मैं जलंधर पहुंच गया। बहुत सुंदर। और वहाँ एक उस वक्त बड़े प्रसिद्ध ध्रुपद गायक थे जी, भक्त मंगत राम जी उनका नाम। अच्छा। तो उनके पास कुछ सीखने लगा जी। तो आपको मालूम है कि जलंधर में हर साल हरिवल्लभ का मेला होता है, संगीत महोत्सव होता है और हिंदुस्तान के सभी गायक वादक वहाँ आते हैं जी। तो एक साल विनायक राव जी पटवर्धन आए। अच्छा। तो क्योंकि जो भी आए हमारे तरफ से, तो मैं तानपुरे पर बैठा था। तो उन्होंने मेरा गाना सुन के बोले कि यहाँ क्यों आए तुम? अच्छा। इतना दूर तुमको ये ऐसी रीत का गाना सीखना है तो तुम्हारे पास में ही है तुम्हारे गुरु। वाह वाह। मैं रहने वाला गदग का, कर्नाटक का। हाँ जी। तो कुंदगोल गांव है हुबली के पास जी, वहीं वहीं मेरे गुरुजी रहते थे, सवाई गंधर्व। अच्छा। तो उनके पास मैं फिर चला गया। अच्छा। और फिर शुरू हुआ ऐसा। अच्छा। तो जब से आपने ये विधिवत तालीम पाना शुरू की, उस समय आपकी क्या उम्र थी और किस घराने का गायन आपने चुना? मेरी उम्र उस वक्त 15 साल की थी और मुझको पहले से ही ये किराने घराने का संगीत से मोहित हो गया था। हाँ, उसके सुर आपके कानों में पड़ चुके जी जी। उस्ताद करीम खान साहब जी। शुरू के दिनों में आप फिर कितने घंटे रियाज किया करते थे? ऐसे कोई 4-5 घंटे अच्छा करते थे। उस समय तालीम देने के ढंग में जो तालीम आपने हासिल की और आज जो विद्यार्थी या कलाकार तालीम हासिल करते हैं, तो उन दोनों समय के बीच आज क्या फर्क आप महसूस करते हैं? देखिए, फर्क यही है कि ये पुराने ढंग से जो सिखाते हैं जी, पहले तो 4 घंटा बैठने के लिए आना चाहिए एक आसन पर। वाह वाह। यही मुश्किल है। और उसके बाद सुबह उठ के 4 बजे उठ के मंत्र सप्तक का रियाज करना। अच्छा। बाद में मध्य सप्तक, तार सप्तक, ऐसा वो रियाज करवा लेते थे। 4, 5, 6। हाँ जी। और एक उनमें ये बात थी कि एक पक्का आए बगैर दूसरा नहीं बताते थे। अच्छा। यही आजकल नहीं है। तो उसमें तो उनका कहना, हाँ जी, उनका कहना ये था एक पक्का आएगा तो अनेक आएंगे, अनेक आने से एक पक्का नहीं होता एक ही समय पर। अच्छा अच्छा। तो काफी लंबा समय बिताना पड़ता होगा सीखने के लिए? मैं तो 5 साल उनके घर में ही रहा, उनकी सेवा करके।
पंडित जी, अब तो आप सुप्रसिद्ध गायक हैं, आपका बहुत बड़ा नाम है, तो इतने आप व्यस्त भी रहते होंगे, लेकिन इसके बाद भी क्या आप अब भी रियाज करते हैं? हाँ जी, टाइम तो कम मिलता है, लेकिन फिर भी जब भी टाइम मिलता है तो रियाज कर लेता हूँ। अच्छा, रेडियो पर गाने के बाद आप लोकप्रिय हुए या इसके पहले भी आप संगीत प्रेमियों में अपनी जगह बना चुके थे? देखिए, उस वक्त यानी ये आजकल जैसा अखबारों में लिखते हैं गाने के बारे में या आर्टिस्ट के बारे में जी, ऐसा कुछ नहीं था शुरू में। महफिल यही आर्टिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी जगह थी जी। तो महफिल में अगर पसंद आ गया अच्छा, तो सब कुछ काम बन जाता था। उसके बाद रेडियो में भी मैंने ऑडिशन दिया, गाया, और इस वजह से रेडियो का भी बहुत उसमें हाथ है। जी हाँ जी। पहले जमाने में तो संगीत को राजाश्रय प्राप्त था और अब भारतीय संगीत को तो आम लोगों का लोकाश्रय प्राप्त है। हाँ जी। तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं? हाँ, उस जमाने में ऐसा होता था कि सुनने वालों की संख्या जो है कम रहती थी, यानी लिमिटेड ऐसा ऑडियंस रहता था, ज्यादा से ज्यादा 100-200। अच्छा। या किसी ऑफिसर को कहीं ट्रांसफर हो गया तो बस अपना थोड़ा जलसा लगाओ। अच्छा। और फिर भी उस समय ये कठिन था कि मैं पुरुषों का प्रोग्राम बहुत कम होते थे। अच्छा। राजाश्रय में ये बात थी। अच्छा। और बाद में हमारे अब लोकतंत्र जब शुरू हुआ तो जनता बहुत रुचि से, आप तो जानते हैं कि हर प्रोग्राम में आप देखते हैं, सुनते हैं कि कैसी भीड़ होती है क्या। तो मतलब यह है कि आज संगीत का प्रचार बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। बिल्कुल। और अधिक लोग संगीत को सुन रहे हैं, उसमें रुचि पैदा हो गई। तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। तो भारतीय संगीत के प्रचार और प्रसार के जो आजकल साधन है जी, उनके बारे में आपकी कुछ राय? बहुत अच्छा है। ये रेडियो है, टेलीविजन है, और सरकार की तरफ से जो परिषद होते हैं। हाँ जी। या कलाकारों को बाहर भी भेजते हैं हिंदुस्तान के। अच्छा। उससे बहुत अच्छा प्रचार होता है। संगीत सम्मेलन है जी, और संगीत सम्मेलन है। तो हाल में तो आप पंडित जी विदेश की यात्रा करके लौटे हैं। विदेशों में कई जगह गायन कला का प्रदर्शन आपने किया है जी। तो विदेशों में भारतीय संगीत का क्या स्थान है अथवा कितना लोकप्रिय है, आपने क्या अनुभव किए? बहुत लोकप्रिय है। उसमें यही बात है कि अगर कलाकार अच्छा हो, गाना अच्छा हो, तो भारतीय क्या अभारतीय वो भी सुनते हैं, बहुत अच्छी तरह से सुनते हैं। जैसे यहाँ सुनते हैं वैसे ही सुनते हैं। तो आज के इस हमारी भेंट में आप खान साहब अब्दुल करीम खान की कोई चीज सुनवाना चाहेंगे श्रोताओं को? हाँ जी, जरूर। उनका जो सरपर्दा है, अच्छा, गोपाला मोरी करुणा क्यों नहीं आए, ये मुझको बहुत पसंद है, मैं सुनवाना चाहता हूँ। अच्छा संगीत सुनते हुए श्रोता दाद देते हैं, वो तो बड़ा जरूरी भी है जी।
तो हमारे देश के श्रोताओं और विदेश के श्रोताओं के बीच आपने क्या वो अंतर अनुभव किया जहाँ संगीत की दाद करने वाले हैं? जरा ऐसा है कि हम लोग जरा दिल खोल के दाद देने वाले हैं। अच्छा। भारतीय जनता जो है ये वहाँ प्रदेशों में नहीं है। अच्छा। क्योंकि वो बड़े शांति से बैठते हैं, बहुत गंभीरता से और उसका आनंद बड़े शांति से सुनते हैं और मेरे ख्याल से उनको ज्यादा आनंद मिलता है। अच्छा। और ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा। और मैं तो फर्क तो कोई नहीं किया था, जैसा मैं यहाँ गाता हूँ वैसा नहीं, पर एक कलाकार महसूस तो करता है जब उसे एक सही जगह पर दाद मिलती है। हाँ, उनका यानी आवाज, मुंह से आवाज नहीं निकलता। अच्छा अच्छा। लेकिन उनके भाव से मालूम होता है कि इनको पसंद है। आपको दिखाई देता है, कलाकार को दिखाई देता है। बिल्कुल। तो वो भी एक तरह की दाद हुई, लेकिन ये खामोश। प्रोग्राम खत्म होने के बाद वो लोग खड़े होके ताली बजाते हैं। अच्छा। जो दोबारा और 3 दफा 4 दफा ताली बजाएंगे तो समझ लेना कि वो बहुत अच्छा अप्रिशिएट। अच्छा, एक बात बतलाइए, सिनेमा संगीत पर जो पश्चिमी संगीत का प्रभाव पड़ा है, तो क्या ये हमारे भारतीय संगीत पर एक प्रकार से आक्रमण नहीं है? इस बारे में मुझको तो कुछ मालूम नहीं होता। ये कोई असर नहीं। शास्त्रीय संगीत अपनी जगह पर कायम है। आज तक कितने भी बदलाव, आप जानते हैं, पहले ये पंजाबी का माहौल आ गया पिक्चर्स में। हाँ जी। और बाद में ये पश्चिमी संगीत का चल रहा है। ये तो ऐसे ही है कि बस ऐसे दौर हैं जो आए हैं, बस आते हैं जाते हैं। इसमें कोई शास्त्रीय संगीत का अगर अच्छा संगीत गाने वाला हो, प्रचार करने वाला हो, तो उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। अच्छा, कई संगीत के जानकार हाँ जी, इस संगीत की शास्त्रीयता यानी उसकी गायन टेक्निक या वादन टेक्निक पर अधिक जोर देते हैं जी। लेकिन शास्त्रीय संगीत में साहित्य, रस और भाव का कितना महत्वपूर्ण स्थान है? देखिए, साहित्य, संगीत और भाव, तो मेरे ख्याल से शास्त्रीय संगीत में हर सुर में भाव है। जैसा एक राग गाते हैं जी, अगर पुरिया का निखार गंधार मध्यम में अगर भाव ना हो तो पुरिया राग अच्छा नहीं लगता। अच्छा। तो उसके बाद अगर आप हिंदी अच्छी तरह से बोल लेते हैं, उसका अभ्यास किया हो, तो और भी गाना अच्छा हो सकता है। बड़ा चीज में मैं तो ऐसा विचार करने वाला, जैसा गाते हैं वैसा ही रस निर्माण हो जाता है। भजन हो, ठुमरी हो, कुछ भी हो, दिल से अगर सुर लग गया तो स्वर और लय का अगर बड़ी अच्छी तरह से ध्यान दिया जाए तो अच्छा हो सकता है। गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार एक नवोदित कलाकार एक विशेष घराने की तालीम पाता है। देखिए, गुरु का पूरा आशीर्वाद लेने के बाद गुरु तो रास्ता दिखाते हैं और शिष्य जो होता है इसका बहुत बड़ा काम है कि गुरु ने जो बतलाया वो भी संभाल के, और जो अभी संगीत जगत में क्या चल रहा है ये सब विचार करके जो अपने का गले का धर्म जो होता है उसमें संभाल लिया जाए तो उसका गायन अधिक रंजित हो सकता है। इसमें एक ही बात है कि गुरु को भूलना नहीं चाहिए। मेरा मतलब कुछ घराने से भी था, तो घराने से प्रामाणिक रह के अच्छा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अन्य घरानों को गुरु यहाँ तक तैयार कर देता है शिष्य को, तो खुद वो कुछ विचार करे, खुद की शैली बनाए। मेरा अनुभव ऐसा है कि मैं थोड़ा कुछ गाना सीखने के बाद मैं 10-12 साल सब अच्छे कलाकारों को सुनने के लिए मैं बम्बई आता था। वाह वाह। और जितना आप अच्छे सुनेंगे उतना ही उसका असर अच्छा होता है। तो यही चाहिए कि उसमें गड़बड़ करके नहीं होता। इसमें ये मेरा कहना ये है कि कला और नाम हासिल करना आसान है, लेकिन उसको परमानेंट यानी आगे बढ़ना चाहिए। हाँ जी। अपना नाम होने के बाद वो पीछे नहीं आना चाहिए गाड़ी। गाना अच्छा कलाकार होने के लिए 3 बातों की जरूरत है, एक अच्छा गुरु और स्वप्रयत्न और तीसरी बात है तकदीर। अच्छा। ये तीनों चीज जब मिलते हैं तो ये दिल से गाना चाहिए और ऑनेस्ट रहना चाहिए। वाह वाह। अच्छा भीमसेन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी श्रोताओं की ओर से। नमस्कार। नमस्कार। विविध भारती के खजाने से आज आपने सुनी है किराना घराने के सर्वश्रेष्ठ गायक पंडित भीमसेन जोशी से राम सिंह पवार की बातचीत। अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम समाप्त होता है। नमस्कार।